हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं बॉडी मूवमेंट की, जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे कवर किया है। आज हम यहाँ पर अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम बात करेंगे जो मूवमेंट होती है, जो गति होती है हमारे शरीर में, वो हमारे दो अंग तंत्र, दो ऑर्गन सिस्टम की वजह से होती है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों हमने ऑर्गन सिस्टम की बात की थी, क्यों हम बात कर रहे थे कि हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो ऑर्गन सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर के बने हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में एक्चुअली में जो मूवमेंट हो रही है वो भी किसी ऑर्गन सिस्टम की वजह से हो रही है, जिसमें हमने मस्कुलर सिस्टम या मांसपेशीय तंत्र और दूसरा होता है स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र। ये दोनों ही तंत्र यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की गति के लिए। चाहे वो गति आपने कहा चाहे आप अपनी पोस्चर को चेंज कर रहे हों, यानी कि आपने कहा कि आप चाहे चल रहे हों या आप बैठे बैठे ही कोई यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हों, सारे प्रकार की गतियों के लिए ये दो सिस्टम इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हमें समझना है ये दो सिस्टम कैसे हमारे शरीर में गति करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो हमारे पास आता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हमने देखा है हमारे पास होते हैं कुछ ऑर्गन सिस्टम जिसे हम अंग तंत्र कहते हैं। उनमें कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये हमारे वो ऑर्गन सिस्टम होते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि ऑर्गन सिस्टम में कौन से ऑर्गन सिस्टम हमारे लिए इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपका यहाँ पर जो सिस्टम आता है वो है, एक तो आपका स्केलेटल सिस्टम एंड सेकंड आपका मस्कुलर सिस्टम। ये दो वही सिस्टम है, ये दो वही तंत्र है जिनकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है और जिन्हें हमें यहाँ पे पढ़ना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जिसमें हमने कहा कि जो मूवमेंट और लोकोमोशन होते हैं उसमें क्या अंतर होता है। तो मैं मान के चल रही हूँ आपने ये अंतर अभी तक आप समझ गए होंगे, क्लियर आपने कर लिया होगा। अब हमने कहा कि जो मूवमेंट है उसके लिए सबसे पहले हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसे हम कंकाल तंत्र यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ बोन्स आपको यहाँ पे बताई गई हैं। हमें पता है कि एक जो अडल्ट होता है, अडल्ट का मतलब है कोई जो मेच्योर व्यक्ति है, ठीक है, उसकी बॉडी में, यानी कि न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न में आपने का नंबर ऑफ बोन्स ज्यादा होते हैं यहाँ पे। उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो कुछ हड्डियां आपस में जुड़ने लगती हैं और अब इन हड्डियों का नंबर कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हड्डियां जो हैं वो गायब हो गई हैं, हड्डियां आपस में जुड़ने लगती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो हड्डियां आपस में जुड़ करके एक सिंगल बोन बना लेती हैं। तो अब दो हड्डियों की बजाय आप उसे एक ही काउंट करेंगे। तो हमने कहा अब हमारी बॉडी में रह गई हैं 206 हड्डियां, जिसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कि हमारा जो स्कल होता है, जो कपाल होता है, उसमें 29 बोन्स होती हैं। जैसे कि वर्टिब्रल जो हमारी बोन होती हैं, वर्टिब्रल बोन जो हमारी होती हैं, उसमें क्या क्या चीजें यहाँ पर आती हैं। आपने कहा जो वर्टिब्री आपकी होती है वो आती है। ठीक है, अगर हम बात करें रिब बोन या स्टर्नम, ठीक है, रिब बोन या स्टर्नम, ये हमारी जो रिब्स होती है, ये वाला जो आपको एक केज दिखाई दे रहा है, ये आपके रिब बोन होती हैं। नेक्स्ट हमने कहा 4 पैक्टोरल गर्डल बोन विद 60 अपर लिम्ब बोन। तो ये कुछ हड्डियों के आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसमें हमें इतना तो पता चला है कि हड्डियां अलग अलग होती हैं, इनका आकार अलग अलग होता है और इनमें जॉइंट भी अलग अलग यहाँ पर होंगे। इतनी बात अगर क्लियर है तो अब हम कुछ हड्डियों को पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमने कहा द विस्ट कंसिस्ट ऑफ 8 स्मॉल बोन कॉल्ड कार्पल्स, यानी कि जो आपकी कलाई से मिलकर जो कलाई जो बनती है वो 8 छोटी हड्डियों से, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं, उनसे मिलकर के बनी होती है। यानी कि कलाई में हमारी 8 हड्डियां होती हैं, ये मिलकर के हमारी कलाई का फॉर्मेशन, कलाई का निर्माण करती है, जिन्हें हम कार्पल्स कहते हैं।
आगे है द स्केलेटल सिस्टम नॉट ओनली हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट बट ऑल्सो प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन सच एज लंग्स, हार्ट एंड ब्रेन एक्सेट्रा। तो ये हमने बात की थी कि जो कंकाल होता है, जो हमारा कंकाल तंत्र है, न केवल शरीर में गति करने में मदद करता है बल्कि हमारे फेफड़े, हमारे हृदय, हमारे मस्तिष्क, इसके अलावा सिर्फ यही पार्ट नहीं है बल्कि जैसे और भी ऑर्गन्स आते हैं, जैसे हमारी किडनी होती हैं, ठीक है, जैसे हमारे लंग्स होते हैं, जैसे हमारा लिवर होता है, इन सभी नाजुक आंतरिक अंगों की भी रक्षा यहाँ पर क्या करता है, हमारा कंकाल तंत्र करता है। आगे बढ़ते हैं, आपको एग्जाम्पल दिए गए। फॉर एग्जाम्पल लंग्स एंड हार्ट आर प्रोटेक्टेड बाय चेस्ट बोन एंड द रिब केज, और सिंपली जो रिब्स होते हैं, हमने कहा एग्जाम्पल है हमारे पास हमारा रिब केज जो आपको यहाँ पे इस इमेज में दिखाया गया है, जिसमें ये आपकी बैकबोन है, बैकबोन से आगे को कुछ बोन इस प्रकार से निकलती है, इस प्रकार से, ऐसे ही यहाँ से भी निकलेंगी। तो ये पूरा क्या बनाती है, रिब केज बनाती है यहाँ पे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पसलियां या रिब्स कहते हैं, ठीक है, पसलियां या रिब्स कहते हैं। कितनी होती हैं यहाँ पर पसलियां, आपको 24 रिब्स कही गई हैं, यानी कि 12 जोड़ी भी जिन्हें हम कहते हैं, 12 जोड़ी का मतलब 24 रिब्स ही होती हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, ये इस प्रकार से हमारे लंग्स होते हैं, ये हमारे लंग्स होंगे। लंग्स का मतलब समझते हैं, फेफड़े, ये यहाँ पर फेफड़े होते हैं अंदर। तो हमने कहा कि ये जो रिब्स होती हैं वो हमारे फेफड़ों को क्या करती हैं, यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो आप समझ आए कि कैसे हड्डियां हमारे शरीर के अंगों को यहाँ पे सुरक्षित रखती हैं। These ribs are 12 in number on each side of the chest. Each side का मतलब समझते हैं, यानी कि इनका जो नंबर है 12 इस साइड है, 12 क्या है, इस साइड है, और 12 इस साइड है। अब ये टोटल 12 नहीं है, लेकिन आपने कहा 12 इस साइड है और 12 इस साइड है, टोटल कितनी होंगी, 24 होंगी, ठीक है। तो आपको यही बोला गया है कि ईच साइड यानी कि प्रत्येक साइड, यानी कि हमारे लेफ्ट और राइट साइड जो होती है, दाएं और बाएं साइड जो होती है, हर साइड में 12 हमारे पास रिब्स या 12 पसलियां हमारे पास यहाँ पर आती हैं। They are bent to join the backbone at the back of and the back and form box-like structure inside which lungs and heart reside. एक्चुअली में ये निकलती कैसे हैं, देखो, अगर आप फिर से वापस जाएंगे, ये हमारी बैकबोन है, ठीक है, जिनमें छोटे छोटे वर्टिब्री रहती हैं, ये जो वर्टिब्रल बोन्स हमें बताई गई हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। इसमें ये जो छोटे छोटे बॉक्स जैसे होते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी एक्चुअली में ऐसी ही होती है, अगर आप टच करेंगे तो आपको छोटे छोटे बॉक्सेस जैसे मिलेंगे, छोटे छोटे बॉक्सेस क्या होते हैं, वर्टिब्री होती है, जो नंबर ऑफ बोन्स होती हैं, ठीक है। इन्हीं से आगे को इस प्रकार से क्या निकलती हैं, आपने कहा जो रिब्स हैं वो आगे को इस प्रकार से निकलती हैं। तो हमारी जो रिब्स है वो निकल कैसे रही है, पीछे से निकल रही है, हमारे जो बैकबोन है यहाँ पे, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वहां से निकल रही है, और आगे को जो हमारी चेस्ट है वहां की ओर बढ़ती जाती है, और एक केज, एक पिंजरे जैसा निर्माण करती है, इसीलिए रिब केज उसे कहते हैं, जहाँ हमारे जो फेफड़े होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, लंग्स जो है वो सेफ रहते हैं। क्लियर है, तो पढ़ ली ये सारी चीजें। तो हमने कहा जब आपको बोला गया है कि जो आपका कंकाल तंत्र है वो हड्डियों, जो हड्डियां होती हैं वो आपके आंतरिक जो नाजुक अंग होते हैं उनकी रक्षा करती है। उदाहरण के लिए फेफड़े और हृदय छाती की हड्डियों और पसलियों या बस पसलियों द्वारा सुरक्षित रहते हैं। ये पसलियां 12 छाती की प्रत्येक तरफ होती है, यानी हमारे जो यहाँ पे चेस्ट है हर साइड 12 होंगी, तो दोनों साइड मिलाकर के 24 होंगी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। वे पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से जुड़कर एक बॉक्स जैसी संरचना बनाती हैं जिसके अंदर फेफड़े और हृदय रहते हैं, ठीक है। The backbone is present at the backside of the body and is made of a small bones called a vertebrae which are 33 in number. हमने कहा हमारी जो बैकबोन होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के बनी होती है जिन्हें वर्टिब्री कहते हैं। तो एक्चुअली में हमारी बैकबोन क्या है, ये बीच में एक डंडी नुमा जो संरचना है, इसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने कई बार सुना होगा, अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है
जैसे किसी को चोट लगी और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज अगर हो गई, तो आपने कहा कि यहाँ पे पैरालिसिस की कंडीशन बन सकती है, या कई लोगों में आपने एग्जाम्पल देखा भी होगा। तो ये क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हमारी बॉडी में कोई भी सेंसेस होते हैं, जैसे आप कुछ भी महसूस करते हैं, जैसे आप जो देखते हैं, आपके समझने की जो ताकत होती है, जो सुनते हैं उसे समझने की जो ताकत होती है, आपकी स्किन में गर्म ठंडा समझने की जो भी ताकत होती है, आपकी जो नोज है वो जो भी स्मेल डिटेक्ट करती है उसको समझने की जो ताकत होती है, या एबिलिटी होती है, ताकत या एबिलिटी आप कुछ भी कहेंगे, या फिर आपने कहा कि जो आपकी टंग होती है उसमें जो टेस्ट को डिटेक्ट किया जाता है, यानी कि आप स्वाद का पता लगाते हैं। तो ये सारी जो क्षमताएं हैं, इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आपने कहा आपका जो मस्तिष्क है और आपकी ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो पीछे आपकी बैकबोन है। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं कि आप इन सभी चीजों को क्या कर सके, एनालाइज कर सके, इन्हें समझने में आप सक्षम हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हम जो भी समझते हैं या हम जो भी प्रतिक्रिया देते हैं, ये सभी किसकी वजह से है? आपके ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। आपका जो ब्रेन है, आपका जो मस्तिष्क है, वो सेफ रहता है किसमें? ये जो आपका स्कल है, स्कल का मतलब होता है कपाल। कपाल यानी कि जो हड्डियों का एक ढांचा है उसे हम स्कल या कपाल कहते हैं। आपका ब्रेन आपके स्कल के अंदर सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। और सुरक्षित कैसे? कि जैसे हमने कहा हमें हल्की फुल्की चोट लगती है, तो ऐसा तो नहीं है कि सीधे ब्रेन पे चोट लग जाएगी। हमने कहा उस केस में हमारा जो स्कल है वो हमारी ब्रेन की सुरक्षा करेगा, क्योंकि अगर ब्रेन डैमेज हो गया है तो बॉडी किसी काम की नहीं रहती है। अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया है तो बॉडी किसी काम की नहीं रहती है, क्योंकि सेंसेस जो होते हैं, सेंसेस का मतलब कि कोई भी जो यहाँ पे संवेदनाएं होती हैं उन्हें समझ नहीं पाते हैं। आपके बॉडी को गर्म ठंडे का पता नहीं चलता है, आपका जो ब्रेन है वो समझने की स्थिति में नहीं रहता है। तो आपके ब्रेन को तो जो सेव करेगा वो होगा आपका स्कल या आपके कपाल। ठीक है, जिसमें कितनी बोन्स बताई गई हैं? 29 बोन्स बताई गई हैं। ठीक है, सेकंड आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब इसे सुरक्षित रखने के लिए क्या होगा? हमने कहा ये छोटे छोटे हड्डियों के बॉक्स होंगे ऐसे। तो यही आपकी बैकबोन होती है एक्चुअली में। जो रीढ़ की हड्डी है वो यही है। रीढ़ की हड्डी में आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, जिसको सुरक्षित करने के लिए आपके पास क्या आती है? ये छोटे छोटे हड्डियों के बॉक्स बने रहते हैं, जिससे कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सुरक्षित रहे। ठीक है, अब इन्हीं को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे वर्टिब्री कहते हैं। छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं इन्हीं को हम वर्टिब्री कहते हैं, जो कितने होते हैं? 33 होते हैं। क्लियर है इतना? क्या काम होता है? स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा करना। They are hollow bone through which the spinal cord run to continue with the brain. Backbones protect the spinal cord and help us to bend downwards. तो अब हमने कहा कि ये हड्डियां होती कैसी हैं? ये हड्डियां एक्चुअली में कुछ ऐसी होंगी। ठीक है, और यहाँ ये जो गैप है, यहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जा रही होगी इस प्रकार से। तो हड्डियों में बीच में एक्चुअली में क्या है? छेद है, बीच में गैप है, बीच में स्पेस है। ये वाला जो स्पेस हम कह रहे हैं, ये वाला, इस प्रकार से। और यहाँ से हो करके हमारी स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? आगे की ओर मूव कर रही है। तो ये कैसी हड्डियां होती हैं? हॉलो होती हैं, खाली होती हैं, जिनसे हो करके आपके स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है। पहला काम तो ये है कि ये क्या करती है? आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको सुरक्षा दे रही है। दूसरा काम क्या होगा इसका? दूसरा काम होता है ये बेंड करने में हेल्प करती है। जब आप झुकते हैं तो क्या होता है? आपकी बैकबोन बैंड होती है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी वो बैंड होती है। यहाँ पे आप इधर उधर क्या करेंगे? यहाँ पे मुड़ते हैं, आप नीचे की ओर झुकते हैं। तो ये सब काम किसकी वजह से होता है? आपकी जो बैकबोन है उसकी वजह से होता है। तो पढ़ ले, आपने कहा रीढ़ की हड्डी शरीर के पीछे मौजूद होती है और छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है, जिन्हें कशेरुक, कशेरुक हम वर्टिब्री को ही कह रहे हैं। तो दोनों शब्द याद रखने हैं, कशेरुक भी और वर्टिब्री भी, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं। तो आपको क्या करना है? दोनों ही शब्द यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। तो हमने कहा इन्हें क्या कहा जाता है? कशेरुक ही कहा, कशेरुक कहा जाता है। इनका नंबर कितना होता है? 33 होता है संख्या में। ये खोखली हड्डियां होती हैं जिनके माध्यम से रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क से जुड़ती है।
रीढ़ की हड्डी की रक्षा करती है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो उसकी रक्षा करती है और हमें नीचे की ओर झुकने में मदद करती है। तो ये कुछ हमारे पास बोन्स आती है, नंबर ऑफ बोन्स आपको बता रखा है और इसमें ये भी बता रखा है कि किस हड्डी का क्या काम यहाँ पर होता है। एक बार आप लोग रीड करेंगे और नोट भी करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बात करते हैं आपने का शोल्डर बोन हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आर्म्स। जो हमारी शोल्डर, जो हमारे कंधे होते हैं, उनकी जो हड्डियां होती हैं वो हमारी आर्म को मूव करने में क्या करती हैं, हेल्प करती है। ठीक है, तो हमने क्या बात की है कि जो कंधे की हड्डियां होती हैं वो भुजाओं की गति में क्या करती है, हमारी सहायता करती हैं। नेक्स्ट है pelvic bones are present below the stomach and allow it to sit and also help in the movement of thighs। आपने कहा जो pelvic हड्डियां यानी कि पेट के नीचे जो मौजूद होती हैं ये बैठने में मदद करती है और जांग की गति करने में मदद करती है। बेसिकली आपको बता रखा है कि हड्डियां जो अलग अलग जगह पे होती है, अलग अलग पार्ट्स में होती हैं, वो काम कैसे करती हैं। नेक्स्ट है स्कल इज अ बोनी बॉक्स दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन इनसाइड। आपने कहा खोपड़ी जो होती है हमारी, जो स्कल होता है एक बॉक्स जैसा संरचना है। और बॉक्स जैसी संरचना किसकी है, हड्डी की है, यानी कि हड्डी से बनी हुई एक बॉक्स जैसी संरचना है जो अंदर से मस्तिष्क की क्या करेगा, यहाँ पे रक्षा करेगा। ठीक है, next is the human skeletal system is not only made up of bones but also has a cartilage which is flexible and not as hard as bones. They are present in upper part of the ears and in the joints of the body. तो हमने बता रखा है कि हमारा जो कंकाल तंत्र है वो सिर्फ हड्डियों से मिलकर के नहीं बना है, बल्कि इसमें कार्टिलेज भी होता है जिसे उपास्थि हम कहते हैं। कार्टिलेज हड्डी जितना कठोर नहीं होता है। थोड़ा यहाँ पे आप देखेंगे कि जो दिखने में या आपको फील एक जैसे होंगे, लेकिन कैसे होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे कि आपके नोज जो है, नोज की जो टिप होती है उसे आप मूव कर सकते हैं। जैसे आपका कान जो होता है, जो एयर पिन्ना होता है बाहर, उसे आप मूव कर सकते हैं। तो वो किससे बना है, कार्टिलेज से बना है। तो हमने क्या बात की कि मानव कंकाल प्रणाली न केवल हड्डियों से बनी है, बल्कि इसमें उपास्थि भी होती हैं जो लचीली होती हैं और हड्डियों जितनी कठोर नहीं होती हैं। ये कान के ऊपरी हिस्से और शरीर के जोड़ में मौजूद होती हैं। चलिए, तो आपको करना क्या है, रीड करना है और इम्पोर्टेंट चीजें आपको नोट करती रहनी है यहाँ पे, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे तो ये सेम यहीं से आपके पास क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि जो कंकाल तंत्र है वो किन चीजों से मिलकर के बना है, या हड्डी और उपास्थि यानी कि बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस है। तो आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, नोट करनी है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पिक्चर्स देखी थी जिनमें आपको बोला गया था कि आपको बताने हैं कि जी मूवमेंट जब होते हैं तो आपकी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पर क्या होंगे, शामिल होंगे। ठीक है,
अब हमारे पास आते हैं, सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने यही कहा था कि बॉडी में जो मूवमेंट होती है जिसमें स्केलेटल सिस्टम पार्ट ले रहा है वो किसकी वजह से है? आपने कहा जॉइंट्स या जोड़ की वजह से। तो जोड़ की जो डेफिनेशन है या जॉइंट की जो डेफिनेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो आपने कहा अ जॉइंट इज द पार्ट of the body where two or more bones meet to allow movement। यानी कि जोड़ शरीर का वह हिस्सा है जहां दो या दो से अधिक हड्डियां गति करने के लिए मिलती हैं। एक्चुअली में जोड़ वो स्थान है जहां पर क्या होगा, दो हड्डियां जुड़ती हैं और वहां पर क्या होता है, वो स्थान, उस स्थान से वहां पे गति संभव हो पाती है। Generally speaking, the greater the range of the movement, the higher risk of injury because of our strength of joint is reduced। तो important चीज है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। क्या बोला गया है? सामान्यतः गति की सीमा जितनी अधिक होती है, यानी कि जिस जोड़ में जितनी ज्यादा गति पाई जाएगी, जितना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाएगी, चोट लगने का जो जोखिम है वो उतना ही अधिक होगा, क्योंकि जोड़ की ताकत कम हो जाती है। तो ये जो सेंटेंस है ये आपको नोट करना है, आप समझिए, आपको एज इट इज इसे नोट करना है और समझना है कि ये सेंटेंस एक्चुअली में आपको बताना क्या चाह रहा है। कि आपने कहा कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके जिस जोड़ में होगी उसमें चोट लगने के उतने ही ज्यादा जोखिम होते हैं, क्योंकि जोड़ के बीच की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी वहां पे क्या होती है, कम होती है। The 6 types of freely movable joint includes ball and socket, saddle, hinge, condyloid, pivot and ग्लेंडिंग। आपने कहा कि 6 प्रकार के स्वतंत्र रूप से चलने योग्य जो जोड़ हैं वो है बॉल एंड सॉकेट, सैंडल, हिंज, कॉन्डिलॉइड, पाइवॉट, ग्लाइंडिंग शामिल है। तो इन्हीं जॉइंट्स के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिए, तो पहला जो जॉइंट हमारे पास आएगा वो होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कैसी होती है ये जॉइंट? कुछ ऐसी जिसमें हमें बोला गया कि एक बोन जो एक बॉल जैसी होगी और एक बोन जो सॉकेट जैसी होगी। तो जैसे बॉल जो है वो सॉकेट में फिक्स होती है, कुछ वैसा ही जॉइंट यहाँ पर होगा। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये हमारे शोल्डर में पाया जाता है और आपके जो यहाँ पे हिप्स होते हैं वहां पे जो जॉइंट होता है वहां पे पाया जाता है। ठीक है, अगर आप और अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं तो आप यहाँ पर इस इमेज को देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये बॉल है, ये इस प्रकार से बॉल है और यहाँ पे सॉकेट बना हुआ है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले नाम लिखना है और डायग्राम बनाना है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। चलिए चलिए, तो क्लास सबसे पहले हमारे पास आती है यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें आपको डायग्राम बनाने के लिए दिया गया है। तो आप डायग्राम बनाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसमें मूवमेंट किस प्रकार से होती है और किन दिशाओं में होती है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।